हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकंड ईयर के फार्माकोथेराप्यूटिक्स का चैप्टर सेकंड ई, जिसे हम 2E के नाम से जानते हैं। इसमें हम पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड ई का पार्ट 3, जिसमें हमें कवर करना है टॉपिक पेप्टिक अल्सर डिजीज। यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होती है, कैसे ये हो जाती है, यानी कि इनके कॉजेस क्या क्या होते हैं, क्या इसका डायग्नोसिस होता है, क्या इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं फार्मेसी इंडिया लाइव पर, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इस पर आप हमें डीपी इंडिया लिखकर भेज दीजिए कैपिटल लेटर्स में। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो एकेडमिक्स से रिलेटेड है या वो आपके फार्मा जॉब से रिलेटेड है। आप हमसे हमारी एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर पर आप हमारा ऐप फार्मेसी इंडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, अपना जो टॉपिक है पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्सर क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे मुंह में छाले हो गए हैं, पेट में छाले हो गए, पेट में जलन हो रही है, आंतों में छाले हो गए हैं। जो अल्सर्स होते हैं उन्हें हम छाले कहते हैं बेसिकली। अब ये पेप्टिक अल्सर जब हमारे पेट में छाले हो जाते हैं, हमारे पेट में जलन होती है, तो उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। आपने इस तरीके से इमेजेस देखी होंगी, जैसे यहाँ इमेज देख पा रहे हैं, ये हमारा पेप्टिक अल्सर है जो हमारे स्टमक में या हमारी जो आंतें, जिन्हें हम स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, वहां जब हमारे छाले पड़ जाते हैं, वहां अल्सर्स हो जाते हैं। ऐसा सही कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर बेसिकली होता क्या है। पेप्टिक अल्सर बेसिकली एक जो ये डिजीज है, ये बहुत कॉमन डिजीज है। किसके लिए? जो कि डैमेज कर देती है हमारे म्यूकोसा को। कहां के म्यूकोसा को? जैसे हमारा ईसोफेगस है, या हमारा स्टमक है, या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो जैसे हमारे ये ईसोफेगस, स्टमक और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ जो म्यूकोसा होता है उसको डैमेज कर देते हैं। अब ये म्यूकोसा क्या काम करता है, जैसे स्टमक में हमारा HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा, उसकी जो वॉल्स होती हैं, जैसे स्टमक की वॉल्स हो गई, या ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं उसकी वॉल हो गई, या स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल हो गई, उसको जो प्रोटेक्ट करता है वो म्यूकोसा प्रोटेक्ट करता है, वो बचाता है उसको। बाहरी जो भी अदर केमिकल्स होते हैं वो उस पे उनकी वॉल्स को रिएक्ट ना कर पाए, उनको खराब ना कर पाए, उनको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो उसके लिए म्यूकोसा ही प्रोटेक्ट करता है उन लेयर्स को, वो म्यूकोसा बचा कर रखता है। लेकिन जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है, ये बेसिकली उसी म्यूकोसा को डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमारे पेट में या आंतों में छाले पड़ जाते हैं और हमें आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि एटियोलॉजी क्या हो सकती है, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ऐसी जो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज है, इसे होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, तो वही बात करते हैं। तो जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है, इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। कोई एक कॉज नहीं है कि सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से ये पेप्टिक अल्सर डिजीज हो रही है, नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसोसिएटेड पीयूडी होता है यहाँ पर पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज की शॉर्ट फॉर्म को हम पीयूडी कहते हैं। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी एक कंडीशन हो सकती है। इसी तरीके से हमारा NSAID एसोसिएटेड पीयूडी हो सकता है, जो कि हमारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, इनके कारण से भी हो सकता है। और भी बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं जिसका कारण हो सकता है कि ये एटियोलॉजी यानी कि कॉज हो गया है, किसका? पेप्टिक अल्सर डिजीज का कारण बन गया है। तो उनमें से ही कुछ कॉजेस को हम पढ़ेंगे, किसके? पेप्टिक अल्सर डिजीज, जिसको हम पीयूडी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं जो अमूमन होते रहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है कि क्रिटिकल इलनेस हो जाए, जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोसल डैमेज। जब हमारा म्यूकोसा डैमेज होने लगता है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो इसके कारण से भी हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज यानी कि पीयूडी हो सकती है। सेकंड, हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इंफेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से भी हमारा
पीयूडी इफेक्ट हो सकता है, पीयूडी हमें हो सकती है। और लास्ट आता है हमारा कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का अगर हम ओवर यूज कर लेते हैं या इनकी दवाइयों की वजह से भी हमें ये पीयूडी जैसी कंडीशन हो सकती है, यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। अब बात करते हैं कि अनकॉमन कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कि हमारा हाइपर सिक्रीशन होने लगे गैस्ट्रिक एसिड का। गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है? जो हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, जिसे हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जब उसका ज्यादा सिक्रीशन होने लगता है तो उसकी वजह से भी हमें पीयूडी हो सकता है, पेट में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेस। अब हम स्ट्रेस को क्या कह सकते हैं? जैसे हमारी हेड इंजरी हो गई है या हमें बर्न्स हो रहे हैं यानी कि जलन हो रही है अंदर से, इसी तरीके से एक्यूट इलनेस हो गई, बहुत ज्यादा बीमारी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हमारे को छाले हो सकते हैं पेट में। जब गैस ज्यादा बनने लगती है, एसिड ज्यादा सिक्रीट होने लगता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा मैलिग्नेंसी। अब मैलिग्नेंसी में हम कह सकते हैं कि या तो हमें कोई लंग कैंसर हो गया या इस तरह का कोई लिम्फोमा टाइप का या कोई ऐसा कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है, जिसकी वजह से हमें ये पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गई है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो हमें अमूमन हो जाते हैं, एनवायरनमेंट से लग जाते हैं वायरल इन्फेक्शंस, उनकी वजह से भी हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा वास्कुलर इनसफिशिएंसी। बेसिकली जो हमारा क्रैक कोकेन एसोसिएटेड डिजीज होती है, ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमें पीयूडी यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है रेडिएशन कीमोथेरेपी। रेडिएशन कीमोथेरेपी बेसिकली जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जब उनकी कीमोथेरेपी चल रही है जिसमें रेडिएशन कीमोथेरेपी यूज की जा रही है उनके ट्रीटमेंट के लिए, तो उन पेशेंट्स में भी चांसेस हैं कि उस रेडिएशन कीमोथेरेपी की वजह से उनको पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा रेयर जेनेटिक सबटाइप्स। यहाँ कुछ ऐसे जीन्स हो सकते हैं, कोई ऐसे रेयर जीन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड कर गए हैं, यानी कि फादर से सन में चले गए हैं। वो जीन्स हो सकते हैं बेसिकली, पर उनका कोई एज सच वो नहीं पता होता है कि कौन से जीन्स हैं, कैसे इसके अंदर ये कैरी फॉरवर्ड कर गए हैं। लास्ट आता है हमारा इडियोपैथिक। अब ये इडियोपैथिक क्या होता है सर? इडियोपैथिक मींस कि सडनली या स्पॉन्टेनियसली ऐसी कोई बीमारी आ जाती है जिसका हमें रीजन पता नहीं होता। ये कॉज जो होता है अननोन होता है, लेकिन सडनली तबीयत खराब हो जाती है, सडनली कोई बीमारी हमें लग जाती है, इसे हम इडियोपैथिक कहते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से सामने किसी इंडिविजुअल पेशेंट को या किसी भी इंसान को ये कंडीशन हो सकती है। कौन सी? पीयूडी, जिसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब हम बात करते हैं कि इसका पैथोफिजियोलॉजी, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है कि कैसे ये डिजीज हो रही है किसी भी एक इंसान को। तो जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है यानी कि जिसे हम पीयूडी कहते हैं, बेसिकली ये होती कैसे? ये होती ऐसे है, इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन, इम्बैलेंस होता है किन किन के बीच में? एक जो हमारे डिफेंसिव और जो हमारे अग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में इम्बैलेंसेस, यानी कि ये ठीक से काम नहीं कर पाते, तब हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाती है। अब हमारे सर ये डिफेंसिव फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? डिफेंसिव फैक्टर्स में आते हैं हमारे म्यूकोसा और HCl जैसे ये जो होते हैं हमारे म्यूकोसा, जो हमारी जो भी वॉल्स होती हैं स्टमक की या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो एग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं वो हो गया हमारा एसिड और पेप्सिन जो सिक्रीट होते हैं, जो पैनक्रियास सिक्रीट करता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब सिक्रीट करते हैं। ये होते हैं एग्रेसिव फैक्टर्स जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादातर जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं एसिड की और पेप्सिन की प्रेजेंट में, जिसकी वजह से हेलिकोबैक्टर पायलोरी जैसे डिजीज हो जाती है। और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी भी अफेक्ट कर जाता है। ये जो ड्रग्स होती हैं NSAID ड्रग्स, ये भी अफेक्ट कर जाती हैं। और भी अदर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। और लास्ट में क्या होता है, जो हमारे म्यूकोसल डिफेंसिव फैक्टर्स होते हैं उन पे अफेक्ट पड़ जाता है, और साथ ही साथ जो हमारा मैकेनिज्म होता है हीलिंग का वो भी उस पे भी असर पड़ता है, वो भी ठीक से हील नहीं कर पाता है। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से ये डिजीज हमें हो जाती है। कौन सी? पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब बात करते हैं कि सर आपने एक टर्म यूज की है हेलिकोबैक्टर पायलोरी, यानी जिसे आपने H. पायलोरी कहा है, वो क्या होती है? तो वही अब बात करते हैं हेलिकोबैक्टर पायलोरी एसोसिएटेड पीयूडी की। तो जो ये हेलिकोबैक्टर पायलोरी डिजीज होती है बेसिकली ये ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरियम होता है। ये ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि प्रेजेंट होता है किस किस के बीच में? जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है।
और जो ये बैक्टीरिया होता है, ये वाला कौन सा, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जिसे हम H. पायलोरी कहते हैं, यही रेस्पॉन्सिबल होता है 90% कौन से अल्सर्स में, जो हमारे डिओडेनल अल्सर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन्स में अल्सर्स होते हैं उनके लिए 90% रेस्पॉन्सिबल H. पायलोरी होता है, और जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उनमें ये 70% रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली जो हमारे इंटेस्टाइन्स में अल्सर्स होते हैं उनके लिए 90% रेस्पॉन्सिबल H. पायलोरी होता है, और जो हमारे गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उनके लिए 70% ये वाला बैक्टीरिया या ये वाला हमारी जो कंडीशन है हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत बड़ा होता है, वाइड स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें वायरुलेंस फैक्टर्स आते हैं। अब सर ये वायरुलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, ये भी आपको डीपली समझाऊंगा। उससे पहले ये जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है उसको इन्फ्लेम कर देते हैं, वहां स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण ठीक से हमारा जो मील है, जो खाना है, वो ठीक से पास नहीं हो पाता और डाइजेशन में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमें गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो जाती है, हमारे गैस्ट्रिक में अल्सर्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं पेट में, हमें जलन होती है। जो हमारा हेलिकोबैक्टर पायलोरी एसोसिएटेड पीओडी है वो ये थी। अब बात करते हैं, सर आपने वायरुलेंस फैक्टर्स के बारे में बात की थी, तो अब बात करते हैं कि H. पायलोरी में कौन से वायरुलेंस फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है हमारा यूरिएज। अब ये यूरिएज क्या होता है, ये सिक्रीशन होता है यूरिएज का, जो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, यूरिया से अमोनिया में। तो एक तरीके से यूरिएज जो है ये एक सिक्रीशन है, जो हमारा यूरिया है वो ब्रेक डाउन हो जाता है अमोनिया में, और जो प्रोटेक्ट करता है हमारे किनको, जो गैस्ट्रिक एसिडिक गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस वायरुलेंस फैक्टर की वजह से इस पे असर पड़ता है, और जो कि हमारा ठीक से पाचन क्रिया में मदद नहीं करता, डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प नहीं करता। अब बात करते हैं टॉक्सिन्स की। तो टॉक्सिन्स में दो कैटेगरी आती है हमारी, कैग ए और वैक ए, जो कि एसोसिएटेड होती है किससे, जो हमारे पेट में यानी कि स्टमक में जो म्यूकोसल होता है, म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से जो हमारा होस्ट टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण आगे जाके हमारा डाइजेशन प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता, पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, और हमें पीओडी हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, ये प्रोवाइड कराता है मोटिलिटी को, और अलाउ कर देता है मूवमेंट किसकी, गैस्ट्रिक एपिथेलियम की तरफ को इसे मूव कर देता है, इसे आगे बढ़ा देता है। लास्ट में आता है हमारा म्यूकोसल इंजरी। तो ये क्या करती है, ये प्रोड्यूस कर देती है किसको, अधरेंस को, कहां पर, जो हमारे एचपी एंजाइम होते हैं जैसे लाइपेजेस और प्रोटीएसेस। बेसिकली अगर म्यूकोसल इंजरी हो गई तो इट मींस कि हमारा ठीक से डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि म्यूकोसा क्या करता है, जो हमारा इसोफेगस है या स्टमक है या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है अदर केमिकल से, अदर हार्मफुल केमिकल से। तो बेसिकली जब म्यूकोसल इंजरी हो जाएगी तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि NSAID एसोसिएटेड पीओडी क्या हो सकती है, यानी कि सबसे पहले तो NSAID को हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। जब इनका ओवर यूज होने लगता है तो इसके कारण से सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ये पीओडी का, जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, H. पायलोरी के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है कौन सा, NSAID एसोसिएटेड पीओडी। इसमें होता क्या है कि जो सिक्रीशन होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का, नॉर्मली वो क्या काम करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो सिक्रीशन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। अब ये NSAID ड्रग्स का ओवरयूज करने से क्या होता है, ये ब्लॉक कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को और इनहिबिट कर देते हैं COX-1 एंजाइम को, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है, ये डिक्रीज करने लगते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, और जो हमारे बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन होती है उसको भी डिक्रीज करने लगते हैं। साथ ही साथ जो हमारा म्यूकोसा में ब्लड फ्लो होता है उसको भी डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पीओडी यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाती है। तो ये NSAID का काम होता है, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है उसी को ये इनहिबिट करते हैं, उसी के सिंथेसिस को ये खत्म करने लगते हैं, ब्लॉक करने लगते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा में ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, वो कम होने लगता है और पीओडी हो जाती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में 2-3 तरीके के टेस्ट होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी इंसान को जो भी डॉक्टर के पास गया है तो उसमें कैसे पता लगा सकते हैं कि उसे पीओडी हुई है या नहीं, यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज है या नहीं।
सबसे पहले एच पायलोरी टेस्टिंग के लिए एक एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपिक टेस्ट हम कर सकते हैं। उसके लिए हम सेरोलॉजिक टेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर सकते हैं और ऐसे ही हम स्टूल एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। इन 3-4 टेस्ट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाले इंसान को पीयूडी है तो कौन सी है, एनएसएड है या एच पायलोरी है। तो बेसिकली जो सेरोलॉजिक टेस्टिंग होती है वो बहुत जल्दी पता लगा सकती है कि क्या उस इंसान को एच पायलोरी जैसा कोई एक्सपोजर तो नहीं हुआ है। तो जो टेस्ट होता है ये बहुत जल्दी हो जाता है, ऑफिस बेस्ड असेसमेंट होता है जिसमें पता लगा सकते हैं कि एच पायलोरी सामने वाले को है या नहीं। विद इन 50 मिनट्स में इसका रिजल्ट आ जाता है। बट ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है कि जो एक्टिव इंफेक्शन है, जो प्रेजेंट में इंफेक्शन हो रहा है, वो जो प्रीवियसली ट्रीट हो चुका है इंफेक्शन वो तो नहीं है, सेम तो नहीं हो गया है या उससे मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन ये चीज पता नहीं लगा सकती। हाँ, हालांकि हम इस टेस्ट को इसलिए यूज करते हैं जो करंट में सिनेरियो होता है, जो प्रेजेंट में उस इंसान को इंफेक्शन हुआ है, उसके लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि प्रेजेंट में या जो रिसेंटली उसे जो इंफेक्शन हो रहा है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टूल एंटीजन ऐसे क्या होता है। तो बेसिकली ये यूजफुल है किसमें, जो इनिशियल डायग्नोसिस होता है हमारा कंफर्मेशन के लिए, किसका, जो एच पायलोरी इरेडिकेशन होता है यानी कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन। इसमें होता क्या है, ये हाई सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी होती है जिसमें हमारा जो मेडिकेशन यूज होता है उस पे हम पता लगा सकते हैं। ये टेस्ट बेसिकली स्टूल एंटीजन ऐसे वो पता लगा देता है कि सामने वाले इंसान को एच पायलोरी इन्फेक्शन है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करें तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या होता है। बेसिकली ये यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो होता है उन पेशेंट्स में किया जाता है। उनको एक स्पेशल लिक्विड दिया जाता है जिसमें स्मॉल अमाउंट होता है किसका, वो कंटेनिंग स्मॉल आइसोटॉप ऑफ कार्बन सी यूरिया। जो हमारा कार्बन सी यूरिया होता है उसका स्मॉल अमाउंट डाला जाता है किसमें, उस स्पेशल लिक्विड में, उस पेशेंट को पिलाया जाता है और उससे क्या होता है, उसकी एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर डिटेक्शन करते हैं कार्बन का। अगर उस कार्बन का आइसोटोप डिटेक्ट हो जाता है तो इट इंडिकेट्स दैट कि उस पेशेंट को एच पायलोरी इन्फेक्शन है, यानी कि उसे पेप्टिक अल्सर डिजीज है। कब, जब उस पेशेंट की हमने एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट किया है उसमें उस कार्बन का आइसोटोप अगर डिटेक्ट हो जाए तो इट मींस कि उसको पीयूडी है यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज है। अब बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की कि उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो उसको हम दे सकते हैं प्रोटॉन इनहिबिटर्स। क्यों प्रोटॉन इनहिबिटर्स किसमें काम करते हैं, जो हमारी गैस ज्यादा बनने लगती है उसमें हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। ऐसे ही हम उसको हिस्टामिन ब्लॉकर्स दे सकते हैं, हम उसको सुक्राल्फेट ड्रग्स दे सकते हैं, हम उस पेशेंट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ठीक से नहीं रिलीज हो पा रहा है तो उसको रिलीज करा सकते हैं ठीक से। हम उसमें एंटासिड्स यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इन तरीके की ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। आपको समझ आया होगा कि जो पीयूडी होता है यानी कि जो हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, जिसको हम पीयूडी कहते हैं, वो आपको समझ आया होगा कि इसके रीजन क्या होते हैं, कॉजेस क्या क्या होते हैं, जिस तरीके से ये पीयूडी हो जाती है। होपफुली आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, समझ आया होगा कि पीयूडी क्या होता है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसके डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं। तो इसी तरीके के मोर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। थैंक यू।